दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले हमने कई वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको हरिद्वार से यमुनोत्री धाम, हरिद्वार से गंगोत्री धाम और अभी 2 दिन पहले हमने आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में जानकारी दिया था। और आज वाली वीडियो में हम आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आप लोगों के मन में जो सवाल चलते हैं उन्हीं के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। 10 तरह के ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर लोग जाने से पहले सोचते हैं और उन्हीं सवालों के डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप 2025 में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे तो आपकी जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी। आसानी से आप बद्रीनाथ धाम पहुंच पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो टॉप 10 सवाल कौन से हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं जब वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी कितनी है। ये पहला सवाल है। जब हरिद्वार से लोग यात्रा करते हैं तो वो सोचते हैं कि बद्रीनाथ धाम कितनी दूर है, कितना समय लगेगा। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का रास्ता कैसा है। आप लोगों को पता है कि ये जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं इनमें पहाड़ी रास्ता ज़्यादातर है। पहाड़ों से होते हुए कई जगह पर रास्ता बहुत अच्छा है तो कई जगह पर बहुत सकरा है, कई जगह पर हाइट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम रास्ते के बारे में भी पूरा आपको जानकारी देंगे कि प्रेजेंट टाइम में बद्रीनाथ धाम का रास्ता कैसा है। तीसरा सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा में कितना समय लगता है। कितने बजे हरिद्वार से निकले कि सही समय पे बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएं। चौथा सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा पर कैसे जाएं, कब जाएं और कैसे जाएं। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। पांचवा सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं जहां पर हम दर्शन कर लें। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि रास्ते में जो मुख्य जगह हैं उनको भी देख लिया जाए ताकि बद्रीनाथ धाम यात्रा के साथ साथ उन स्थानों को हम देख सकें। 6 नंबर का जो सवाल है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान कहां पर रुकना सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या चार्जेस होंगे, रेंट कितना रहेगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। 7वां सवाल है कि बद्रीनाथ धाम के लिए ट्रैकिंग कितनी करनी है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का मतलब है ट्रैकिंग, लेकिन बद्रीनाथ धाम में कितना ट्रैक करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8वें नंबर का जो सवाल है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास, बद्रीनाथ धाम मंदिर के परिसर के पास कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं या पास में कौन कौन सी जगह हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 9 नंबर का सवाल है कि बद्रीनाथ धाम का मौसम कैसा रहता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। 10वां सवाल है कि एक व्यक्ति अगर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करे तो उसको कितने रुपए खर्च आ जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और 11 नंबर का जो सवाल है वो एक्चुअली एक आप लोगों के लिए टिप्स है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। बहुत ही खास है। अगर आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं। तो ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और वीडियो बड़ी होगी और डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आप अच्छे से आसानी से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। पहला सवाल है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच में दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच की जो दूरी है वो 318 किलोमीटर की है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम हो, हरिद्वार से यमुनोत्री धाम हो, हरिद्वार से गंगोत्री धाम हो, सबसे जो ज़्यादा दूरी पड़ती है वो पड़ती है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा में। 318 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसमें पहाड़ी रास्ता बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सवाल है प्रेजेंट टाइम में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का रास्ता कैसा है। देखिए हरिद्वार से जब आप चलेंगे तो ऋषिकेश पहुँचेंगे,
ऋषिकेश से आगे जब आप चलते रहेंगे तो आप पहुँचेंगे देवप्रयाग, जो कि पहला संगम है। उसके आगे आप चलेंगे तो आप पहुँचेंगे श्रीनगर, जो कि एक मेन शहर है। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो आप रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। उसके बाद आएगा कर्णप्रयाग, और उसके आगे आप जब और बढ़ते जाएंगे तो नंदप्रयाग आएगा, और नंदप्रयाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ आएगा। तो देखिए, इसमें जो रास्ता है ना, हम कह सकते हैं कि नंदप्रयाग के आसपास थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। कुछ जगह पर अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लैंडस्लाइड हुई थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रास्ता सकरा है। और कई जगह पर ये जो रास्ता है ना, इसमें कई जगह पर कार्य हो रहा है, रोड चौड़ी की जा रही है। तो जहाँ पर कार्य हो रहा है सिर्फ वहीं पर जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, 200-500 मीटर। नहीं तो ओवरऑल बात करें हरिद्वार से जोशीमठ की, तो रास्ता काफ़ी अच्छा हो चुका है। जोशीमठ के आगे आप जब विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रास्ता है। लेकिन विष्णु प्रयाग से जो बद्रीनाथ धाम का रास्ता है लास्ट का लगभग 30-35 किलोमीटर का, उसमें कई जगह पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही ख़राब रास्ता मिलेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, कई बार बारिश हो जाती है, और जब पहाड़ों से लगातार बारिश आती है तो रोड बह जाती है, कट जाती है। हालांकि मैं ओवरऑल की बात करी जाए, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का रास्ता अब पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। और जो तीसरे नंबर का सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा में कितना समय लगता है, तो देखिए, कोशिश करें आप किसी भी धाम में जा रहे हो या 4 धाम में जा रहे हो, आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से यात्रा के लिए निकलें। और अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप 6 बजे के आसपास हरिद्वार से निकल जाएं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम ज़्यादा दूर है, आपको ज़्यादा समय लगेगा। बद्रीनाथ धाम तक अगर आप सुबह निकलते हैं तो आपको 10 से 11 घंटे के आसपास लग सकता है। बाकी डिपेंड है ट्रैफिक पे, रास्ते पे डिपेंड है। कई जगह पर ऐसा हो जाता है, कई बार पहाड़ का कोई कार्य चल रहा होता है, उस जगह पर आधे घंटे के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो ये सभी बातें हैं। बाकी अगर नॉर्मल अगर समय की बात करें तो 10 घंटे में आप बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, चौथे नंबर का सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा कैसे जाएं, कैसे वहां पहुंचें और कब जाएं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए जो बसें जाती हैं उससे आप जा सकते हैं। बस से जाएंगे, आपकी बजट यात्रा हो जाएगी, आप कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की आसानी से यात्रा कर लेंगे। सुबह सुबह हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से बद्रीनाथ धाम की कई बसें जाती हैं। अगर सबसे ज़्यादा धाम की बात की जाए ना, तो वो बद्रीनाथ धाम की बसें जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से आपको मिल जाएगी। और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बसें चलना शुरू हो जाती हैं, और लगभग 7-8 बजे तक आपको आसानी से बसें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो अगर जोशीमठ में रुकना चाहते हैं तो जोशीमठ भी आसानी से पहुंच सकते हैं, और जोशीमठ से आगे आप जीप के द्वारा जा सकते हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जो सिर्फ जोशीमठ तक जाती हैं, और कुछ बस ऐसी हैं जो बद्रीनाथ धाम तक जाती हैं। जो अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे बसें जाती हैं वो बद्रीनाथ धाम जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखें, आपको कोशिश करनी है कि अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच जाएं। और बस की बुकिंग भी 1 दिन पहले आप ज़रूर करा लें, या 1 दिन पहले आप शाम को वहां पर चले जाएं, ताकि आसानी से अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग बस मिल जाए। और बस का किराया लगभग हम बात करें हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के आसपास तो 800 रुपये के आसपास ये किराया होगा। 800, 850 भी हो सकता है, और 800-900 के बीच में ही ये किराया होगा। तो आप आसानी से कम बजट में बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही उस तरफ से भी सुबह अर्ली मॉर्निंग बसें चलती हैं, तो आप आसानी से हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लेंगे। अब बात करते हैं कि कब जाएं। देखिए, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो मई जून का महीना बहुत अच्छा होता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तक अच्छी खासी बारिश होती है। तो या तो मई जून में जाएं, या फिर 15 सितंबर से लेकर जब तक कपाट खुले रहते हैं तब तक जाएं। ये सबसे सही समय होता है, और ज़्यादातर श्रद्धालु इसी समय पर जाते हैं। मई जून में आपको भीड़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं, लाइन लगती है, लेकिन सही समय यही है। 5वें नंबर का सवाल बहुत ख़ास है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम रास्ते के बीच में कौन कौन से प्रमुख स्थान आते हैं। बहुत ख़ास है, क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम रास्ते के बीच में 5 प्रयाग, जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं, वो भी आते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।
हरिद्वार से निकलेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश घूमने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, तो ऋषिकेश से आप आगे बढ़ते जाइए। आप पहुँचेंगे शिवपुरी। शिवपुरी से आगे जाएंगे व्यासी। व्यासी से आगे जाएंगे तो पहला प्रयाग आ जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जा रहे हों तो आप पहले डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम पहुँचें। कहीं पर रुकना है तो आप थोड़ा सा टाइम देकर टॉप व्यू देख सकते हैं देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग का। लेकिन अगर आप नीचे जाकर संगम में स्नान करना चाहते हैं या संगम का जल भरना चाहते हैं तो आप वापसी के समय ही ये प्लान करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जगह मिलेगी, उसके बाद ही आप वापसी के समय आकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो देवप्रयाग से आगे जब आप पहुंचेंगे तो कीर्तिनगर, कीर्तिनगर से आगे जाएंगे तो श्रीनगर आएगा, और श्रीनगर के आगे जब आप जाएंगे तो माता धारी देवी का मंदिर आता है। और कहते हैं कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर अगर जा रहे हैं, किसी धाम में जा रहे हैं, एक धाम में जा रहे हैं और धारी देवी का मंदिर आपको पड़ता है रास्ते में, तो आप दर्शन जरूर करके जाएं। ख़ास तौर पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान आप धारी देवी मंदिर के पास से ही निकलते हैं, तो कोशिश करें धारी देवी मंदिर में ज़रूर जाएं और आशीर्वाद लें। लेकिन वापसी आते समय भी कर सकते हैं और जाते समय भी आप कर सकते हैं। उसके आगे जब आप पहुँचेंगे तो आप पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग शहर से जब सिटी में रुद्रप्रयाग एंट्री कर जाएंगे तो जहाँ पर बस स्टैंड है रुद्रप्रयाग का, वहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रुद्रप्रयाग संगम आ जाता है, और वो भी एक पंचप्रयाग में से एक प्रमुख संगम है। तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, और यहाँ भी जाने के लिए आप वापसी का समय सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कर्णप्रयाग आएगा, और कर्णप्रयाग तो बिल्कुल रास्ते में ही आपको देखने को मिलेगा। कर्णप्रयाग जहाँ पर संगम है वहीं से आप आगे निकलेंगे तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, और ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप जाते समय दर्शन करते हैं या आते समय। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग बहुत ख़ास जगह है जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे जोशीमठ। और जोशीमठ में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ख़ास मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो जोशीमठ में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा आराधना होती है, तो नरसिंह देव का मंदिर है, आप वहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। और उसके आगे जब आप बढ़ेंगे लगभग 12-13 किलोमीटर तो विष्णु प्रयाग आएगा, जो कि सबसे आखिरी प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा 2 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, आप वहाँ पर दर्शन करें। उससे जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक योग ध्यान बद्री, 5 बद्री हैं उत्तराखंड में, तो एक बद्री आपको रास्ते में मिलते हैं, वो है योग ध्यान बद्री। तो विष्णु प्रयाग से लगभग 9 किलोमीटर दूरी में वो जगह आती है। वहाँ पर कहते हैं पांडव जो थे, 5 पांडव, उन्होंने उस मंदिर का स्थापित किया, उस मंदिर का वहाँ निर्माण कराया था, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे जब आप जाएंगे तो एक बहुत ख़ास जगह आती है और वो है जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी ख़ास जगह है, वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पर आप लोग दर्शन ज़रूर करें। ऑन रोड वो मंदिर है, वहाँ से दर्शन करते हुए आप पहुँचते हैं बद्री विशाल। तो ये रास्ते के प्रमुख स्थान हैं। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें इन सभी स्थान पे दर्शन ज़रूर कर लें, क्योंकि 1-2 बार ही लोग जाते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम। कोई व्यक्ति हो सकता है जो कई बार जाता हो, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग 1-2 बार ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि रास्ते में पड़ने वाले पंचप्रयाग और बाकी मंदिरों के भी दर्शन कर लें। 6 नंबर का जो सवाल है बहुत ख़ास है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान कहाँ पर रुका जाए। देखिए, बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान 2 ही मुख्य स्थान हैं जहाँ पर 80-90% लोग रुकते हैं। रुकने को तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन 2 प्रमुख स्थान हैं। पहला है जोशीमठ। अगर हरिद्वार से निकलते समय आपको लेट हो जाता है तो आप जोशीमठ तक रुक जाएं, क्योंकि अंधेरे में या रात में ड्राइव करना अच्छा नहीं है। तो आप जोशीमठ में नाइट स्टे करें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे निकल चुके हैं तो आप आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो या तो जोशीमठ में रुक जाएं या तो आप बद्रीनाथ धाम में रुक जाएं। मेरी जो सलाह है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें और नाइट में आप बद्रीनाथ धाम में ही रुकें, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में अगर आप रुकते हैं तो नाइट के जो सुंदर नज़ारे हैं, रात में बद्रीनाथ धाम के पास जब अलकनंदा नदी के बहते हुए दृश्य आप देखेंगे
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मंदिर के आसपास कहीं भी आप जो रूम है आसानी से आपको मिल जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर, धर्मशाला भी हैं, कुछ आश्रम भी हैं और होटल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बद्रीनाथ धाम के पास रहेंगे तो आप कई बार मंदिर के आसपास जा सकते हैं और मंदिर के आसपास कुछ और भी जगह हैं तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। बजट की बात करें तो देखिए बद्रीनाथ धाम में अगर नॉर्मल आप होटल धर्मशाला लेते हैं, जैसे कि अगर धर्मशाला आश्रम लेते हैं तो कुछ जो हैं वो बाबा काली कमली वालों के भी धर्मशाला है और जो कि मंदिर के बिल्कुल पास हैं, तो वहाँ तो आपको 1000-1200 में रूम आसानी से मिल जाता है। और भी कुछ धर्मशाला है जहाँ पर 2000 रुपये के आसपास रूम मिल जाएगा। होटल लेंगे तो फिर 4-5 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। तो शेयरिंग में अगर बात करें कि तो पर पर्सन 1000 रुपये के आसपास, या अच्छे होटल में जाएंगे तो 1200-1300 रुपये के आसपास पर पर्सन आपको रूम मिल जाएगा। और अगर आप 2 लोग हैं फिर तो आपको थोड़ा सा जो कॉस्ट आएगी पर पर्सन वो ज़्यादा आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब 4 धाम यात्रा कर रहे हो तो 3-4 लोग होने चाहिए, तो आपकी वो बजट यात्रा में भी साथ में जब ज़्यादा लोग रहेंगे, चाहे वो कार करेंगे तो भी आपस में वो चार्जेस शेयर हो जाएंगे और अगर आप होटल लेंगे तो भी वो अच्छा हो जाएगा। बाकी रुकने के लिए और भी जगह हैं, पीपल कोटी भी पड़ता है और उसके साथ साथ कुछ और भी प्लेस पड़ते हैं जहां पर आप रुक सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जोशीमठ या तो बद्रीनाथ धाम बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अब जो 7 नंबर का सवाल है वो भी बहुत ख़ास है और इस सवाल को जब आप जानेंगे तो आपके चेहरे में खुशी ज़रूर आएगी। वो और 7वां सवाल है कि ट्रैकिंग कितनी करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए आपको बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपकी जहां पर कार या आपकी जहां पर बस पार्क होगी वहां से मंदिर तक नॉर्मल रास्ता है, 400-500 मीटर हो सकता है। अगर कार और बाइक आपकी या बस थोड़ा सा पीछे पार्क है तो वहाँ से 800 मीटर हो सकता है। ज़्यादा कोई ट्रैक नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप माना गांव की तरफ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत वहाँ ट्रैक करना पड़ सकता है। जैसे कि माना गांव तक तो आप पहुँच जाएंगे, जहाँ से माना गांव स्टार्ट होता है वहाँ तक आपकी कार और बस पहुँच जाती है। उसके आगे आपको पैदल जाना होता है, जैसे कि गणेश गुफा, व्यास गुफा, उसके आगे सरस्वती जी का जहाँ पर उद्गम स्थल है, जहाँ पर स्वर्गारोहणी का जो मार्ग है वहाँ तक आपको चलना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद अगर आप वसुधारा की ओर जाना चाहते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली मंदिर के आसपास आपको चलना नहीं है या मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, चारों धाम में देखिए ट्रैकिंग जो है सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में है, जिसमें 16 से 17 किलोमीटर आपको मुश्किल ट्रैक चलना पड़ता है। यमुनोत्री धाम में जो है वो 6 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। गंगोत्री धाम में भी आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना पड़ता है, ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है और सेम बद्रीनाथ धाम में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम के पास में कौन कौन सी जगह है जहां पर दर्शन कर सकते हैं। देखिए बद्रीनाथ धाम मंदिर है, वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल पास में ही एक गर्म जल का कुंड है जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं। बहुत ही गर्म जल आता है, वहां पर आप ज़रूर स्नान करें, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर सारी थकान आपकी निकल जाएगी। उसके बाद वहीं पर पास में 1-2 मंदिर और हैं जहाँ पर श्रद्धालु जो है जाते हैं, दर्शन करते हैं, जिनमें अलकनंदा नदी के बिल्कुल पास में ब्रह्म कपाल बहुत ख़ास जगह है, वहाँ पर ज़रूर दर्शन करना। और उसके बाद आ जाता है माना गांव। माना गांव में आप जाते हैं तो व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, सरस्वती जी का उद्गम स्थल जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है वहाँ के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। स्वर्गारोहणी की जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और उसके आगे तो फिर ट्रैक है, वसुधारा अगर जाना चाहें, तपोवन जाना चाहें, सतोपन जाना चाहें तो वो तो देखिए बहुत मुश्किल ट्रैक है। तो ये नॉर्मल जो आसपास की जगह हैं। एक और ख़ास जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु जी के चरण के दर्शन होते हैं। चरण पादुका एक ख़ास जगह है, उसके लिए भी हालांकि 2 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक करना पड़ता है। तो इन जो ये ख़ास स्थान है आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अब जो 9 नंबर का सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मौसम कैसा रहता है बद्रीनाथ धाम का। देखिए बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है वो भी 11-12 हज़ार फीट के 11,500 फीट के आसपास हाइट है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और मौसम जो है वहाँ भी सेम केदारनाथ धाम की तरह चेंज होता है।
लगभग 3-4 बजे के आसपास। दोपहर के बाद एकदम से मौसम चेंज हो जाएगा और रात में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कई बार बारिश हो जाती है, बर्फ़बारी भी हो जाती है। तो ठंड के सभी कपड़े आपको अपने साथ ले जाना है। रेन कोट आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। अभी हालांकि हम आपको बताने वाले हैं कि आपके साथ क्या क्या आपके बैग में होना चाहिए, वो अलग से हम आपको टिप्स देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है। और 10 नंबर की बात करते हैं कि एक व्यक्ति अगर हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करे तो उसे कितना खर्चा लगेगा, कितना उसको चार्ज लग जाएगा। तो देखिए, अगर बाई बस जाएगा, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से बस लेकर जाएगा, हम बस का मैक्सिमम किराया अगर 900 मान लेते हैं तो आने और जाने का 900, 1800 हो जाता है। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम जब जाएंगे तो एक नाइट आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर बजट में आपको यात्रा करनी है तो फिर आप जाइए और नाइट स्टे करें और नेक्स्ट डे फिर से दर्शन करके आप बस लेकर आप वापस आ सकते हैं। तो अगर एक नाइट स्टे करेंगे तो आपका लो बजट में आप यात्रा भी कर लेंगे और दर्शन भी कर पाएंगे, लेकिन रास्ते के पड़ने वाले जो मुख्य स्थान है वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, माना गाँव नहीं घूम पाएंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप 2 दिन नाइट स्टे ज़रूर करें। एक दिन आप यहाँ से जाते हैं, बद्रीनाथ धाम में पहुँचते हैं, वहाँ पर अगर आप जल्दी पहुँच जाएँ तो रात में दर्शन कर लें और सुबह फिर से दर्शन कर लें और उसके बाद माना गाँव जाइए और माना गाँव में दर्शन करने के बाद आप जोशीमठ तक वापस आ सकते हैं तो आ जाइए और उसके बाद वहाँ से बस लेकर आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर 2 दिन नाइट स्टे करे तो क्या चार्जेस होंगे। तो देखिए, 900 जाने के हो गए, आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर वहाँ पर पर्सन रूम के बारे में बात किया जाए तो अगर आपको आश्रम या धर्मशाला मिल गया तो 800-1000 रुपये में आपको आसानी से रुक जाएंगे। तो और आने का 900, तो इस तरह 3000 लगभग ये हो जाता है आपका स्टे का और आने जाने का। उसके बाद अगर आप खाने पीने का, तो वहाँ भी बद्रीनाथ धाम के पास 150 रुपये पर थाली आपको अच्छा भोजन मिल जाता है। तो टोटल हम बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति जो है 4000 रुपये के आसपास आराम से हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लेगा। और हालांकि 2 नाइट अगर आप रुकते हैं तो फिर यही जो बजट है लगभग 5000 के आसपास पहुंच जाएगा। 1 नाइट के साथ 4000 और 2 नाइट के साथ 5000 चार्जेस लगभग हो जाते हैं। अब जो अलग से आपको बोनस टिप्स देनी है और वो ये है कि आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप बद्रीनाथ धाम के रास्ते जा रहे हैं तो आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए। हालांकि ट्रैकिंग नहीं है उतनी, लेकिन अगर आप शूज़ पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। माना गाँव जाएंगे तो वहाँ भी ट्रैक आपको करना पड़ेगा, कई बार बर्फ़बारी हो जाती है। तो शूज़ रहेंगे तो आपको ठंड से राहत मिलेगी। और सॉक्स आपके पास 3-4 जोड़ी ज़रूर होने चाहिए। सॉक्स हमेशा इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है मंदिर में जब दर्शन करते हैं शूज़ तो आप नीचे उतार देते हैं और सॉक्स को पहनकर आप जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सॉक्स जो है बर्फ़बारी की वजह से गीले हो जाते हैं और सूख पाने के नहीं, और सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि धूप वहाँ कब निकलेगी और कब आप कहाँ होगे। तो इसलिए 3-4 जोड़ी आप सॉक्स रखें। आपकी दवाएं जो हैं आपके साथ होनी चाहिए, जो बेसिक नीड रहती है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब होना चाहिए, लूज मोशन, पेट में दर्द। और उसके साथ साथ आप लोग ना रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें और जैकेट अच्छी खासे मतलब लगेज ऐसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ताकि और गर्म भी हो जैकेट। तो ये बातें आप ध्यान रखें और इन्हीं के अनुसार आप इन बैग में अपने सारे सामान आप रख सकते हैं। एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब भी आप हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास कैश में पैसे ज़रूर होने चाहिए। बहुत सारे लोग कैश में पैसे लेकर चलते नहीं हैं। हालांकि वो अच्छी बात है कि आजकल मैक्सिमम जगह पर UPI के माध्यम से आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैश रखें। कई बार जैसे कि आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, आप पालकी करते हैं, घोड़ा खच्चर करते हैं, तो कई बार उनके पास नहीं रहता है। तो फिर इससे बचने के लिए कुछ कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में डिटेल जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम ID जो है मुकेश हेल्प नाम से है, वहाँ पर तो आप लोग ज़रूर फॉलो करके रखें और जो भी जानकारी लेनी है आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा तो वॉइस कॉल का वहाँ पर ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से हम बात कर लेंगे। बाकी वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्त रिश्तेदार तक, जो लोग आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय गंगे माता, जय बद्री विशाल।